अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या है संसाधनों की कमी। हर देश के पास धन, कच्चा माल, श्रम और समय सीमित मात्रा में होते हैं, लेकिन लोगों की ज़रूरतें और इच्छाएं असीमित होती हैं। इसलिए कोई भी अर्थव्यवस्था हर चीज़ नहीं बना सकती जो वह बनाना चाहती है। इसी को कहते हैं केंद्रीय समस्या, यानी संसाधनों की कमी। उत्पादन संभावना देखें। जब संसाधन सीमित होते हैं तो हमें तय करना पड़ता है कि क्या बनाना है, कितना बनाना है, किसके लिए बनाना है। उपलब्ध संसाधनों और तकनीक से हम वस्तुओं और सेवाओं के जितने भी संभव संयोजन बना सकते हैं, उसे उत्पादन संभावना कहते हैं। उत्पादन संभावना वक्र देखें, पीपीसी या पीपीएफ। यह एक ग्राफ होता है जो दिखाता है कि अगर सभी संसाधनों का पूरा और सही उपयोग हो तो वस्तुओं के कितने अलग अलग संयोजन बनाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कोई 6,000 रुपये वाला, मान लें आपके पास 6,000 रुपये हैं। आप या तो 6,000 में 6 जोड़ी जूते खरीद सकते हैं या 6,000 में 6 जोड़ी जीन्स खरीद सकते हैं। अगर आप सारे पैसे जूतों पर खर्च कर दें तो जीन्स नहीं खरीद पाएंगे। अगर आप जीन्स पर खर्च कर दें तो जूते नहीं खरीद पाएंगे। मतलब एक चीज़ ज़्यादा चाहिए तो दूसरी कम करनी पड़ेगी। इसी कारण पीपीसी की ढलान नकारात्मक, यानी नीचे की ओर झुकी हुई होती है। पीपीसी क्या दिखाता है? वक्र पर एक बिंदु दिखाता है। संसाधनों का पूरा और कुशल उपयोग सबसे सही स्थिति होती है। यदि वक्र पर एक बिंदु है तो संसाधनों का पूरा उपयोग और कुशल उपयोग है और सबसे सही स्थिति होती है। यदि बिंदु वक्र के अंदर है, ये बिंदु वक्र पर था और यहाँ बिंदु वक्र के अंदर है, यदि बिंदु वक्र के अंदर आ जाए तो संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं हुआ है और बेरोजगारी या संसाधनों की बर्बादी हो रही है। यदि बिंदु वक्र के बाहर चला जाए तो अभी संभव नहीं है या फिर संसाधन कम है। अवसर लागत देखें। जब हम एक चीज़ चुनते हैं तो दूसरी चीज़ छोड़नी पड़ती है। जो चीज़ हम छोड़ देते हैं वही अवसर लागत है। उदाहरण के लिए, अगर 6,000 में आप जीन्स खरीदते हैं तो जूते छोड़ दिए गए, इसलिए जूते बराबर जीन्स की अवसर लागत। मुफ्त वस्तुएं देखें। कुछ वस्तुएं प्रकृति में मुफ्त मिलती हैं जिनकी कोई अवसर लागत नहीं होती, जिनके लिए हमें कुछ त्याग नहीं करना पड़ता। उदाहरण के लिए, हवा, सूर्य का प्रकाश। याद कैसे रखें? संसाधन यदि कम होंगे तो हर चीज़ नहीं बना सकते। यदि एक ज़्यादा है तो दूसरी कम लेनी पड़ेगी। छोड़ी गई चीज़ बराबर है अवसर लागत के। हवा या धूप हमेशा मुफ्त मिलती है। नेक्स्ट है उपयोगिता या यूटिलिटी। उपयोगिता का मतलब है किसी वस्तु या सेवा को उपयोग करने से मिलने वाली संतुष्टि या खुशी। उदाहरण के लिए, अगर आप बहुत भूखे हैं और खाना खाते हैं तो जो संतोष और राहत मिलती है वही उस खाने की उपयोगिता है। उपयोगिता के प्रकार हैं। नंबर 1, परिमाणात्मक उपयोगिता, यानी कार्डिनल यूटिलिटी। इसमें संतुष्टि को संख्या में मापा जाता है, जैसे 10 यूनिट, 20 यूनिट उपयोगिता। यह मात्रात्मक तरीका है। यह पूरी तरह सही नहीं माना जाता, यानी कम यथार्थवादी है ये तरीका। आसान शब्दों में संतुष्टि को नंबर में बताना। नेक्स्ट है क्रमानुक्रम उपयोगिता, ऑर्डिनल यूटिलिटी। इसमें संतुष्टि को संख्या में नहीं मापा जाता, सिर्फ तुलना की जाती है। जैसे ए बी से ज़्यादा पसंद है। यह गुणात्मक तरीका है। यह ज़्यादा सही है और वास्तविक माना जाता है। जैसे सिर्फ बताना कि क्या ज़्यादा पसंद है, नंबर नहीं देना। उपभोक्ता उदासीनता वक्र। यह एक ग्राफ है जो बताता है कि दो वस्तुओं के ऐसे अलग अलग संयोजन हैं जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं।
जैसे बिंदु ए 1 भोजन प्लस 12 वस्त्र, बिंदु बी 2 भोजन प्लस 6 वस्त्र, दोनों से बराबर खुशी मिल रही है, इसलिए दोनों बिंदु एक ही उदासीनता वक्र पर होंगे। याद रखने की बात है कि उदासीनता वक्र नीचे की ओर झुका होता है, मूल बिंदु की ओर अवतल कॉन्वेक्स मिरर बनाता है। नेक्स्ट है सीमांत उपयोगिता। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली अतिरिक्त संतुष्टि को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। उदाहरण के लिए पहला गोलगप्पा मतलब बहुत मज़ा आएगा, दूसरा गोलगप्पा थोड़ा कम मज़ा आएगा, तीसरा और गोलगप्पा खाया तो और कम मज़ा आएगा। हर अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली खुशी बराबर सीमांत उपयोगिता, मतलब कोई चीज़ जितनी ज़्यादा मिलेगी उतनी ही उसकी उपयोगिता कम होती जाएगी। नेक्स्ट है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। जब हम किसी वस्तु को लगातार ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं तो हर अगली इकाई से मिलने वाली अतिरिक्त खुशी धीरे धीरे कम होती जाती है। यही घटती सीमांत उपयोगिता का नियम है। गोलगप्पा ट्रिक है, पहला बहुत मज़ा, दूसरा कम, तीसरा और कम, इसलिए इसे कहते हैं कि घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। इसलिए इसे हाँ। नेक्स्ट है मांग, डिमांड। किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता खरीदना चाहता है और खरीदने की क्षमता भी रखता है, एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर, यह उसकी डिमांड कहलाती है। सिर्फ इच्छा नहीं, इच्छा प्लस पैसा बराबर मांग होता है। जल्दी याद कैसे रखेंगे? खुशी बराबर है उपयोगिता के, अतिरिक्त खुशी बराबर है सीमांत उपयोगिता के, ज़्यादा खाओ खुशी घटेगी, समान संतुष्टि बराबर है उदासीनता वक्र के, इच्छा प्लस क्षमता जो है मांग के बराबर होती है। नेक्स्ट है मूल्य और मांग का संबंध। आमतौर पर कीमत और मांग में उल्टा यानी विपरीत संबंध होता है। जब कीमत बढ़ती है तो लोग कम खरीदते हैं, जब कीमत घटती है तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं। लेकिन यह नियम कब सही होता है? यह नियम तभी सही होता है जब लोगों की आय समान रहे, दूसरी वस्तुओं की कीमत न बदले, लोगों की पसंद न बदले। अगर इनमें से कोई एक चीज़ बदल जाए तो परिणाम बदल सकता है। नेक्स्ट है मांग वक्र में गति और परिवर्तन। मांग वक्र में गति, जब सिर्फ कीमत बदलती है तब मांग वक्र पर ऊपर नीचे की गति होती है, वक्र की जगह नहीं बदलती, मतलब केवल कीमत बदली है। नेक्स्ट है मांग वक्र में परिवर्तन। जब कीमत के अलावा कोई और कारण बदलता है, जैसे आय, पसंद या दूसरी वस्तुओं की कीमत, तब पूरा मांग वक्र दाएं या बाएं खिसक जाता है, मतलब कीमत नहीं, कोई और कारण बदला है। नेक्स्ट है प्रतिस्थापन वस्तुएं। वे वस्तुएं जिन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए चाय और कॉफ़ी, कोक और पेप्सी। इनमें रिलेशन देखें, अगर कॉफ़ी की कीमत बढ़ेगी तो लोग चाय ज़्यादा खरीदेंगे, यानी एक की कीमत बढ़ने से दूसरी की मांग बढ़ती है। दोनों में सकारात्मक संबंध होता है, दोनों एक दूसरे की पूरक वस्तुएं होती हैं। पूरक वस्तुएं हैं वे वस्तुएं जिन्हें एक साथ उपयोग किया जाता है। उदाहरण चाय और चीनी एक दूसरे की पूरक हैं, कार और पेट्रोल एक दूसरे की पूरक हैं। संबंध, अगर कार की कीमत बढ़ेगी तो कार कम बिकेगी, पेट्रोल की मांग भी कम होगी, यानी एक की कीमत बढ़ने से दूसरी की मांग घटती है। तो यहाँ पर दोनों में नकारात्मक संबंध होता है। मांग वक्र का दाएं और बाएं ओर खिसकना। यदि मांग बढ़ेगी तो वक्र दाईं ओर जाएगा, यदि मांग घटेगी तो वक्र बाईं ओर जाएगा। जैसे वक्र यदि बाएं तरफ जाता है तो मांग बढ़ेगी, यदि वक्र दाएं तरफ जाता है तो इसका मतलब मांग घटेगी। यदि कीमत बढ़ने पर मांग कम होती है, कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। यदि सब सब्स्टिट्यूट वस्तुएं हैं
तो पॉजिटिव रिलेशन होगा, यदि कॉम्प्लीमेंट वस्तु हैं तो नेगेटिव रिलेशन होगा। सब्स्टिट्यूट मतलब प्रतिस्थापन वस्तुएं और कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक वस्तुएं। प्राइस बदलेगा तो मूवमेंट होगी ग्राफ में, अदर फैक्टर्स बदलेंगे तो शिफ्ट होगा ग्राफ। नेक्स्ट है मांग का नियम। जब कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, अर्थात कीमत और मांग का उल्टा संबंध होता है। एक के बढ़ने पर यदि प्राइस बढ़े तो वस्तु घटी, प्राइस घटे तो वस्तु बढ़ी। मांग के नियम के अपवाद। गिफेन वस्तुएं, ये निम्न स्तर की जरूरी वस्तुएं होती हैं। जब इनकी कीमत बढ़ती है तब भी लोग इन्हें ज़्यादा खरीदते हैं, कारण लोगों के पास बेहतर विकल्प नहीं होते। उदाहरण के लिए अगर गेहूं महंगा हो जाए तो गरीब लोग चावल या दाल कम खरीद कर फिर भी गेहूं ज़्यादा खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है वेबलेन वस्तुएं। ये महंगी और दिखावे वाली विलासिता की वस्तुएं होती हैं। इनकी कीमत बढ़ने पर मांग भी बढ़ती है, जिस लोग इन्हें स्टेटस दिखाने के लिए खरीदते हैं, जैसे आईफोन, मर्सिडीज कार। नेक्स्ट है आय का निम्नतर वस्तुओं पर प्रभाव। निम्नतर वस्तुएं वे होती हैं आय बढ़ने पर उनकी मांग घट जाती है, आय घटने पर उनकी मांग बढ़ जाती है, क्योंकि लोग ज़्यादा आय होने पर अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं खरीदना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है आपूर्ति या सप्लाई। आपूर्ति का मतलब है किसी वस्तु की वह मात्रा जो विक्रेता बाजार में बेचने के लिए तैयार और सक्षम है। आपूर्ति वक्र। कीमत और आपूर्ति के बीच सीधा संबंध होता है। जब कीमत बढ़ती है तो आपूर्ति बढ़ती है, जब कीमत घटती है तो आपूर्ति घटती है। इसलिए आपूर्ति वक्र ऊपर की ओर चढ़ता हुआ पॉजिटिव स्लोप देता है। यदि प्राइस बढ़ेगा तो आपूर्ति बढ़ेगी, यदि प्राइस घटेगा तो आपूर्ति घटेगी। मांग और आपूर्ति का संतुलन। जहाँ मांग है वहाँ आपूर्ति है। आपूर्ति मतलब सामान की मात्रा ज़्यादा बनाना। उसी बिंदु को संतुलन बिंदु कहते हैं। अगर मांग बढ़े वक्र दाईं ओर खिसकेगा तो कीमत बढ़ेगी, अगर मांग घटे तो वक्र बाईं ओर खिसकेगा और कीमत घटेगी। कीमत लोच। कीमत लोच यह बताती है कि कीमत बदलने पर मांग कितनी बदलती है। कीमत लोच का सूत्र है ईडी बराबर, ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ईडी बराबर होता है मांग में परिवर्तन बटे कीमत में परिवर्तन। यदि ईडी 1 से बड़ा होगा तो मांग अधिक लोचदार होगी, यदि ईडी 1 से छोटा होगा तो मांग कम लोचदार होगी। यदि ईडी बराबर हो जाए 1 के तो एकक लोच प्राप्त होगी। मांग का मतलब है यदि मांग का कीमत से उल्टा संबंध होता है। आपूर्ति कीमत से सीधा संबंधित होती है। गिफेन और वेबलेन मांग नियम के अपवाद हैं दोनों। संतुलन, जहाँ मांग और आपूर्ति बराबर हों वहाँ पर संतुलन होता है। लोच, कीमत बदलने पर मांग कितनी बदलती है, ये लोच कहलाती है। नेक्स्ट है पूर्णतः लोचदार मांग। जब कीमत में बहुत ही छोटा बदलाव हो और कीमत थोड़ा बढ़ते ही मांग शून्य हो जाए, कीमत थोड़ा घटते ही मांग बहुत अधिक यानी अनंत हो जाए, तो ऐसी मांग को पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। इसकी खास बात है उपभोक्ता कीमत के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। मांग वक्र देखें, इसका मांग वक्र जो है क्षैतिज होता है। लोच यानी ईडी अनंत के बराबर होती है। उदाहरण के लिए प्रतिस्पर्धी बाजार की वस्तुएं जहां एक ही कीमत पर सामान मिलता हो। नेक्स्ट है सापेक्षतः लोचदार मांग। जब कीमत में थोड़ा बदलाव हो और मांग में उससे ज़्यादा बदलाव हो जाए, मतलब उपभोक्ता कीमत बदलने पर जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं। इस स्थिति में लोच जो है ईडी 1 से बड़ी होती है और मांग वक्र थोड़ा चपटा हो जाता है। उदाहरण के लिए महंगी वस्तुएं जैसे सोना, कार आदि, इनकी कीमत बढ़ने पर लोग कम खरीदते हैं।
नेक्स्ट है पूर्णतः बेलोचदार मांग। जब कीमत बदल जाए लेकिन मांग की मात्रा बिल्कुल नहीं बदले तो ये पूर्णतः बेलोचदार मांग होती है। एग्जाम्पल है, उपभोक्ता कीमत की परवाह नहीं करते, मांग वक्र इस स्थिति में लंबवत रहता है और यहाँ पर लोच होती है जीरो। जैसे जरूरी वस्तुएं, पानी, दवाई, नमक, आटा आदि, तो ये जो डेली यूज में होने वाली वस्तुएं हैं, डेली यूज में आने वाली, तो इनकी कीमत घटे या बढ़े तो इनकी मांग लगातार जैसी है वैसी रहती है। इनकी मांग जनसंख्या पर निर्भर करती है। सापेक्षतः बेलोचदार मांग, जब कीमत बदलने पर मांग भी बदल जाए लेकिन मांग में बदलाव कीमत से कम हो, इस स्थिति में सापेक्षतः बेलोचदार मांग कहलाती है। यानी उपभोक्ता कीमत के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। इस स्थिति में लोच जो है वो एक से कम होती है। मांग वक्र ज़्यादा ढलान वाला होता है इसमें। उदाहरण के लिए, जरूरी लेकिन पूरी तरह अनिवार्य नहीं वस्तुएं। कीमत बदलने पर मांग जो है, मांग में क्या होता है, लोच तो पूर्णतः लोचदार होती है और यह बहुत ज़्यादा बदलती है, लगभग अनंत तक हो जाती है। जो पूर्णतः लोचदार जो है वो बहुत ज़्यादा बदलती है और अनंत तक हो जाती है। और जो सापेक्षतः लोचदार है ये ज़्यादा बदलती है लेकिन एक से ज़्यादा बदलती है बस। और सापेक्षतः जो बेलोचदार है वो कम बदलती है और एक से कम होती है। पूर्णतः बेलोचदार जो है वह बिल्कुल नहीं बदलती और जीरो के बराबर होती है। नेक्स्ट है आय लोच। आय लोच क्या है? आय लोच यह बताती है कि आय बदलने पर किसी वस्तु की मांग कितनी बदलती है। आसान शब्दों में, आय बढ़े या घटे तो मांग पर क्या असर पड़ता है, यही आय लोच है। सामान्य वस्तुएं देखें, जब आय बढ़ती है तो मांग भी बढ़ती है इनकी, जब आय घटती है तो इनकी मांग भी घटती है। यहाँ आय और मांग का सकारात्मक संबंध होता है। उदाहरण के लिए अच्छे कपड़े, मोबाइल, जूते आदि। ग्राफ में मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। अब है निम्नतर वस्तुएं। जब आय बढ़ती है तो इनकी मांग घटती है, जब आय घटती है तो इनकी मांग बढ़ती है। यहाँ आय और मांग का नकारात्मक संबंध होता है। उदाहरण के लिए सस्ती दाल, सस्ता चावल, लोकल ब्रांड का सामान। ग्राफ में वक्र बाईं ओर खिसक जाता है इसमें। नेक्स्ट है पारस्परिक मूल्य लोच। इसका मतलब क्या है? जब एक वस्तु की कीमत बदलती है तो दूसरी वस्तु की मांग पर क्या असर पड़ता है, इसे पारस्परिक मूल्य लोच कहते हैं। नेक्स्ट है प्रतिस्थापन वस्तुएं। जो वस्तुएं एक दूसरे की जगह उपयोग हो सकती हैं उन्हें प्रतिस्थापन वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए पेप्सी और कोका कोला। अगर पेप्सी की कीमत 10% बढ़ती है तो कोका कोला की मांग बढ़ जाती है। यहाँ संबंध सकारात्मक होता है, एक की कीमत बढ़े तो दूसरे की मांग बढ़ जाती है। नेक्स्ट है पूरक वस्तुएं। जो वस्तुएं साथ साथ उपयोग होती हैं उन्हें पूरक वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण के लिए चाय और चीनी, कार और पेट्रोल। अगर कार की कीमत बढ़ती है तो कार की मांग घट जाती है और पेट्रोल की मांग भी घटेगी। यहाँ संबंध नकारात्मक होता है, एक की कीमत बढ़े और दूसरे की मांग घट जाती है। सामान्य वस्तुओं में आती हैं, आय बढ़ने पर मांग भी बढ़ती है। निम्नतर वस्तुओं में आय बढ़ने पर मांग घटती है और सब्स्टिट्यूट वस्तुओं में कीमत बढ़ने पर इनकी मांग भी बढ़ जाती है और कॉम्प्लीमेंट्री वस्तुओं में कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग घट जाती है। नेक्स्ट है एकात्मक लोचदार मांग। जब कीमत में जितने परसेंट का बदलाव होता है उतने ही परसेंट से मांग भी बदल जाती है, तो उसे एकात्मक लोचदार मांग कहते हैं। यानी कीमत 10% बढ़े तो मांग 10% घटे, कीमत 20% बढ़े घटे तो मांग 20% बढ़े, तो ये एकात्मक लोचदार मांग होती है। इसका ग्राफ वक्र आयताकार अधिवक्र होता है। यदि प्राइस चेंज हुआ
तो डिमांड भी चेंज हो गई। जितने परसेंट प्राइस चेंज हुआ उतने परसेंट डिमांड चेंज हुई। तो ये एकात्मक लोच है। बाजार के प्रकार हैं। एकाधिकार बाजार, पूरे बाजार में सिर्फ एक ही विक्रेता होता है। इसमें ग्राहक के पास कोई अच्छा विकल्प नहीं होता। नई कंपनी के लिए बाजार में आना मुश्किल होता है। विक्रेता कीमत तय कर सकता है इसमें, जो एकाधिकार बाजार होता है। उदाहरण के लिए भारतीय रेलवे। याद कैसे रखें? मोनो मतलब वन का सिंबल होता है, इसमें एक विक्रेता होता है। नेक्स्ट है अल्पाधिकार बाजार। बाजार में कुछ बड़ी कंपनियां होती हैं। उत्पाद एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग भी। बाजार में प्रवेश करना आसान नहीं होता। कंपनियां एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं। उदाहरण के लिए दूरसंचार क्षेत्र, लैपटॉप बाजार। ओलिगो रूट है फ्यूका, मतलब कुछ कंपनियां। एकाधिकार प्रतिस्पर्धा बाजार, मोनोप्लास्टिक कंपटीशन। इसमें बहुत सारे विक्रेता और बहुत सारे खरीदार होते हैं। उत्पाद लगभग समान होते हैं लेकिन पूरी तरह से एक जैसे नहीं होते। हर कंपनी अपनी ब्रांड पहचान बनाती है। बाजार में आना और बाहर जाना आसान होता है। उदाहरण के लिए टूथपेस्ट, अलग अलग ब्रांड पर सामान लगभग एक जैसा होता है इसमें। नेक्स्ट है संपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार। इसमें बहुत सारे खरीदार और विक्रेता होते हैं। सभी उत्पाद बिल्कुल एक जैसे होते हैं। कोई भी कंपनी कीमत तय नहीं कर सकती। कीमत मांग और आपूर्ति से तय होती है। बाजार में प्रवेश और निकास बिल्कुल आसान होता है। उदाहरण के लिए कृषि उत्पाद। सब बराबर, इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता। नेक्स्ट है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, एमपीसी। जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उस अतिरिक्त आय में से कितना हिस्सा खर्च करता है, इसे ही सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, एमपीसी कहते हैं। अतिरिक्त आय का कितना हिस्सा खर्च हुआ वो एमपीसी है। इसका फॉर्मूला है एमपीसी बराबर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी है इसमें उपभोग में परिवर्तन और डेल्टा वाई है आय में परिवर्तन। एमपीसी की सीमा, एमपीसी की वैल्यू 0 से 1 के बीच होती है। एमपीसी यदि 0 है तो सारी अतिरिक्त आय बचत होगी। एमपीसी अगर 1 है तो सारी अतिरिक्त आय खर्च होगी। आमतौर पर कम आय वाले लोग ज़्यादा खर्च करते हैं तो एमपीसी अधिक होती है। अधिक आय वाले लोग ज़्यादा बचत करते हैं तो एमपीसी कम होती है। एग्जाम्पल के लिए यदि आय 10,000 बढ़ी और खर्च 1,000 बढ़ा तो एमपीसी 1,000 बट्टे 10,000 गुणा 100 करेंगे तो लगभग ये 10% आएगा। तो एमपीसी 10% आएगी। इस व्यक्ति अपनी अतिरिक्त आय का 10% खर्च कर रहा है इसमें। नेक्स्ट है स्वायत्त व्यय, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। ऐसा खर्च जो आय पर निर्भर नहीं करता, चाहे आय हो या ना हो, यह खर्च फिर भी होता है। उदाहरण के लिए किराया, दवाइयाँ, जरूरी राशन। उपभोग का सूत्र है C बराबर A प्लस सी वाई, जहाँ C है कुल उपभोग, A है आय से स्वतंत्र उपभोग यानी स्वायत्त व्यय, Y है आय। C सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, एमपीसी है। नेक्स्ट है बचत। सेविंग्स बराबर होता है 1 माइनस एमपीसी। अगर एमपीसी 0.8 है तो बचत 1 माइनस 0.8 यानी 0.2। 0.2 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे तो 20% आय बचत होगी। नेक्स्ट है मल्टीप्लायर। इसका फॉर्मूला है 1/1 माइनस एमपीसी मल्टीप्लायर का। अगर एमपीसी ज़्यादा होगी तो मल्टीप्लायर भी ज़्यादा होगा, यानी अर्थव्यवस्था में खर्च तेज़ी से बढ़ेगा। एमपीसी ज़्यादा होने पर खर्च ज़्यादा तो बचत कम होगी। एमपीसी कम होने पर खर्च कम तो बचत ज़्यादा होगी। खर्च और बचत में हमेशा उल्टा संबंध होता है।